नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों को आज जैक झारखंड बोर्ड जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा और JCERT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जो 2023 के क्लास 12 का मॉडल प्रश्न पत्र इकोनॉमिक्स के लिए जारी किया गया है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसका मैं आप लोगों को आज हल बताऊँगा। तो देखिए इसमें क्या है कि 40 नंबर का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। ये एक पैटर्न है, इसी पैटर्न में आपको मुख्य परीक्षा जो 14 मार्च से प्रारंभ होने वाली है पूछेगा। तो इसमें देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं। कुल 40 प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक उत्तर है, मतलब 40 नंबर का प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। और जिसमें 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ये आने की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो मेरा शेयर कर दीजिएगा बच्चों को, ताकि उनको लाभ मिले। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैंने जो भी इंटर परीक्षा से संबंधित आप लोगों को तैयारी कराऊंगा उसका वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मैं इसके पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी हुआ उसका हल सहित मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे, आप लोग इसको देख लीजिएगा या देख चुके होंगे। आज मैं इकोनॉमिक्स का प्रश्न आप लोग को हल कराऊंगा। तो ये 40 क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर का है, इसमें अंक कटता नहीं। इसीलिए आप लोग अगर 40 में 40 सही कर लेते हैं तो आप लोग को 90% लाने या 90 से 95 100% तक लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप लोग प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आप ये तो नहीं, लगभग 5-10% पूछ सकता है, नहीं तो फिर जो सो इसी पैटर्न पे पूछेगा। तो पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो इसमें क्या क्या दिया है, क्या उत्पादन करे, कितनी मात्रा में उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसे उत्पादन करे। देखिए प्रश्न को समझिए, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से, टेक्नोलॉजी के चॉइस से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैसे उत्पादन करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैसे उत्पादन करे। दूसरा नंबर का प्रश्न है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तीसरा नंबर है, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है, वृत्ताकार, यू आकार का, मूल बिंदु की ओर उत्तल, मूल बिंदु की ओर अवतल। तो ये उत्तल होता है, तो इसका हो जाएगा सी, मूल बिंदु की ओर उत्तल। इसके बाद है चौथा नंबर, सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक तो नहीं होती है, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, पहले ऋणात्मक फिर नहीं, ये होगा ऋणात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। पांचवा नंबर प्रश्न है, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु की मांग पर कीमत लोच ... होती है। तो एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है 1, 0, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, उत्तर बी। छठा नंबर है, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। एक प्रश्न इससे रिलेटेड यहाँ पे था, देखिए, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर उत्तल, इसी प्रश्न का रिलेटेड है। छठा नंबर, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यानी कि यू आकार का होता है। तो ये हो जाएगा औसत उत्पाद, डी नंबर सही होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फा और K बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। तो क्या हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अल्फा प्लस बीटा। आठवां है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, न्यूनतम या अधिकतम होता है। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है यानी कम है ना, तब औसत लागत क्या होगा, घटेगा। तो आठवां नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए, घटती है। नौवां नंबर है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी में चेंज करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होगा। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत,
नहीं, सीमांत लागत नहीं, कुल स्थिर, हाँ इसका हो जाएगा कुल स्थिर लागत, डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है? एकाधिकार, एकाधिकृत प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्ण प्रतियोगिता। 11 नंबर का प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें एम आर बराबर एम सी ये भी होगा, एम आर बराबर एम आर माइनस एम सी बराबर 0, सी है एम आर डिवाइडेड एम सी बराबर 1 इक्वल टू 1 और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक रेखा चित्र है, निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है? इसमें देखिए वाई कीमत प्राइस है और वाई एक्स पूर्ति सप्लाई है ना, और ए से बी एक रेखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 12 का 1 से कम होगा, सही उत्तर बी। 13 नंबर का है, एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? इसका सही होगा पूर्ति कम हो जाती, पूर्ति में वृद्धि होती, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, पूर्ति में वृद्धि होती। 14 नंबर का है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव? अगर सभी बातें समान रहेगा और एक वस्तु की मांग में वृद्धि माने अगर अधिक हो जाएगी तो उसके बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी? नहीं। संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी? नहीं। सी है संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होगी, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 15 नंबर प्रश्न है, अधिक मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्तन होती है, क्या होगा? कमी होने पे, वृद्धि होने पे? वृद्धि होने पे, बी उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, अधिक पूर्ति की स्थिति होती है जब डी अधिक एस से, डी से अधिक एस, मतलब एस मतलब क्या होता है? सप्लाई, है ना। एक्सेस मतलब ज़्यादा और सप्लाई मतलब पूर्ति या आपूर्ति। तो क्या हो जाएगा 16 नंबर का प्रश्न? डी कम और सप्लाई अधिक हो जाएगा, है ना, पूर्ति अधिक हो जाएगी, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी। डी बराबर यहाँ पे डिमांड है और एस बराबर सप्लाई है, ठीक है। तो क्या होता है, अधिक पूर्ति की स्थिति क्या होती है? जब मांग कम हो, जब आपूर्ति ज़्यादा करना पड़ेगा, जब मांग कम, आपूर्ति जब अधिक होती तो उसका क्या हो जाएगा? मांग कम हो जाता है, तो 16 का हो जाएगा सही उत्तर बी। सत्रह नंबर का, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? अन्य बातें समान रहने पे किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने पे बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, ये नहीं होगा। संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी, ये भी नहीं होगा। सी है संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी, हाँ ये होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? तो इसमें संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, राइट आंसर। 18 नंबर का प्रश्न है, एक अधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है? 0, 1, 1 से कम, 1 से अधिक। तो ये हो जाएगा बी। 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। 19 नंबर प्रश्न है, द्वाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, या द्वाधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है? तो 2 होती है, सही उत्तर हो जाएगा डी। और 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस बाजार में विविधीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? एक अधिकार में, एकाधिकृत प्रतियोगिता में होता है। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 21 का है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
ट्रस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक और लेखक से संबंधित है, तो इसका लेखक है J.M. केन्स, है ना, सी उत्तर हो जाएगा। जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? देखिए जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, और एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध देशी उत्पाद या निवल देशी उत्पाद, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू शुद्ध गृह उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। 23 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? किसका मतलब कि गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है, जिससे किस वस्तु का निर्माण होता है? चपाती, बिस्कुट, इनमें से सभी, ब्रेड। तो क्या होगा इसमें से? 23 नंबर का प्रश्न का सभी हो जाएगा। क्या इसमें हम लोग रोटी भी बनता है, ब्रेड भी बनता है, बिस्किट भी बनता है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी। 24 का प्रश्न है, किसी वर्ष जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा? किस मद के? हम लोग जानते हैं जीडीपी का परिभाषा क्या है कि किसी एक वर्ष के अंतर्गत किसी एक देश की सीमा में आने वाले सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का योग जीडीपी कहते हैं। तो 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा? नई कार का मूल्य, प्रयुक्त कार की बिक्री मूल्य, शिक्षक का शिक्षण शुल्क, ब्रेड का मूल्य। तो इसमें हो जाएगा प्रयुक्त कर का बिक्री मूल्य, इसको प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, है ना, प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, जो कार को बेचेंगे उसका मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है सो गणना किस विधि से किया जाता है? तो इसका जो है सो मूल्य वृद्धि विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, इन तीनों से किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 26 नंबर का प्रश्न है, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया? हम लोग इसका सभी जानते हैं कि 500 और 1000 रुपये को बाहर किया गया था, यानी कि हो जाएगा सी सही उत्तर। 27 से निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? मुद्रा निर्गमन ये कार्य है, साख नियंत्रण ये भी है, जनता से जमा स्वीकार करना ये नहीं होगा, सरकार का बैंक, ठीक है ये है, तो जनता से नहीं होगा। ये छोटे छोटे बैंक जो होते हैं वो जनता से बैंक जो है डिपॉजिट करते हैं पब्लिक से, केंद्रीय बैंक नहीं करते हैं। 28 का भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? M1, M2, M3, M4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 29 नंबर का M1 ए। अब है 30, उपभोग फलन C बराबर A प्लस BY में प्रेरित उपभोग है, क्या हो जाएगा 30 का? इसको हल करके देखना होगा, ठीक है, 30 का छोड़ देते हैं। 31 का क्या हो जाएगा? MPC प्लस MPS बराबर MPC प्लस MPS। एक MPC होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, वो चीज़ यहाँ नहीं है। 31 का हमको उत्तर लग रहा है एक होगा, है ना, सी। अब है 32 का, निम्न रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है। देखिए उपभोग एवं निवेश यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, वाई और ए है, और ई से एफ एक रेखा है, ए से बी है, सी से डी है, तो यहाँ आई है ना। तो 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी और डी हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा? 33 नंबर का प्रश्न का क्या होगा? ए का 1, 0.4, 0.6, 2.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 2.5। 34 नंबर का, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? उपहार कर, संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर और आयकर। तो 34 का हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, सी। 35 नंबर का है, निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है?
कार, सड़क, चॉकलेट, कपड़ा। सड़क, कार पर्सनल होता है, चॉकलेट भी पर्सनल होता है, कपड़ा भी पर्सनल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क। ये सार्वजनिक है ना। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 36 नंबर का प्रश्न है। ये कब लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा सी। और 37 नंबर का है, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व व्यय है ना, एक्सपेंडिचर, और प्राप्तियां मतलब रिसिप्ट्स को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। 38 नंबर का प्रश्न, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन क्या है? आयात और निर्यात का अंतर, निर्यात और आयात का अंतर, आयात और निर्यात का योग, निर्यात और आयात का गुणनफल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात और आयात का अंतर, बी। 39 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? चालू खाते के डेबिट मद में, चालू खाते के क्रेडिट मद में, पूंजी खाते के डेबिट मद में, पूंजी खाते के क्रेडिट मद में। तो यहाँ ये यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? पूंजी खाते के क्रेडिट मद में, डी। अब है 40 नंबर और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, वस्तुओं का निर्यात। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? विदेशी ऋण, चालू खाता विदेशी ऋण नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, विदेशी सहायता, वस्तुओं का निर्यात होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का इकोनॉमिक्स का प्रश्न था। इसको आप लोग देख लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसी पैटर्न में मुख्य परीक्षा में प्रश्न आप लोगों का आ सकता है।